अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग पे। आप पहला ही क्वेश्चन देखें। आपका पहला ही क्वेश्चन है, अ ट्रेडर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे के हैं। क्या दे के हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स है 70,000, एक्सपेंसेस है 8,000, नेट प्रॉफिट है 14,000। अब क्या कहा गया है? आपको बोला गया है सेल्स का अमाउंट निकालो। सेल्स कितनी है वो निकालो। सेल्स अगर हमें निकालनी होगी ना, सेल्स की फॉर्मूला होती है निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। हमारी सेल्स कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स को जब हम ऐड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, वहाँ पे सेल्स का अमाउंट आएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या ये दो फिगर्स देके हैं। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करें वो पहले ही क्वेश्चन में देके हैं, मीन्स इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये देके हैं। अगर करेंगे बात ग्रॉस प्रॉफिट की, वो क्वेश्चन में नहीं देके हैं। यहाँ पे देके हैं नेट प्रॉफिट, लेकिन नेट प्रॉफिट से तो सेल्स नहीं निकलेगा, सेल्स निकलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट पहले पता करना है, उसके बाद हमें सेल्स को पता करना है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही हमारा आंसर होगा। अब हम कैसे इस ग्रॉस प्रॉफिट को निकालें? देखिए इसने नेट प्रॉफिट तो दिया है। आपको पता है नेट प्रॉफिट किसके बराबर होता है? नेट प्रॉफिट होता है बराबर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। देखिए ये कैसे इसके बराबर होता है। अगर हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, फिर हम उसको वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं ना। फिर जब उसी ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस होते हैं एक्सपेंसेस, वहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट निकलता है। आया समझ में? वही मैंने यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। लेकिन हमें कौन सी फिगर चाहिए? हमें ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर चाहिए। तो हम नहीं इसको इधर ला सकते हैं, एक्सपेंस को इधर ला सकते हैं। हम करेंगे नेट प्रॉफिट को अगर ये एक्सपेंसेस प्लस हो जाए, वहाँ पे क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ये इक्वेशन में माइनस एक्सपेंसेस थे, जब इसको लेफ्ट साइड में लाया, यहाँ साइड में लाया, तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। अब आप समझें, नेट प्रॉफिट को अगर हम वापस करेंगे, वो एक्सपेंसेस ऐड जो काटे थे, तो वो वापस बन जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट इज 14,000 इज नेट प्रॉफिट, प्लस एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस इज 8,000। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक्सपेंसेस इज 8,000। अब आप मुझे बोलिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? वो आएगा जब हम 14,000 को ऐड करेंगे 8,000, वो आएगा 22,000। अब हमें सेल्स बहुत आसानी से निकलेगी, क्योंकि हम जान चुके हैं ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। जब हमने नेट प्रॉफिट को ऐड किया एक्सपेंसेस 14,000 प्लस 8,000, वहाँ पे आया 22,000 ग्रॉस प्रॉफिट। आपने रखा याद मैंने ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला? अब कितना आया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट? 22,020। आप इस फिगर को याद रखें। अब आप देखें, अब क्या निकालना है हमें तो निकालना है ये सेल्स का अमाउंट। हमें सेल्स का अमाउंट निकालना है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। अब सेल्स किसके बराबर हैं? सेल्स हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको दे के ही है, कितना है? 70,000। 70,000 इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, 70,000। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे 70,000 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अभी हमारा कितना आया? 22,000। अभी निकाला ना हमने ग्रॉस प्रॉफिट, वो कितना आया? 22,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स तो दे के ही है 70,000। अब आप 22,000 को 70,000 ऐड कीजिए, वहाँ पे सेल्स कितनी आएगी? सेल्स आएगी 92,000 इज आवर आंसर। 92,000 हमारा आंसर आएगा सेल्स अमाउंट का। तो देखते हैं किसी जगह 92,000 है? 48,000, 62,000, 84,000, 92,000 इज द राइट आंसर। आपको आया समझ में मैंने कैसे निकाला? पहले मैंने नेट प्रॉफिट को वापस किया, ऐड एक्सपेंसेस,
एक्सपेंसेस वहाँ पे आया ग्रॉस प्रॉफिट, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट को मिलाया वो बनता है सेल्स। तो 92,000 इज द राइट आंसर। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन दे के हैं ए बिजनेस हैज डेटर्स ऑफ 55,000। ठीक है, एक बिजनेस को 55,000 के डेटर्स हैं। दिस इंक्लूड्स दानिश हु ओज 5,000। ये डेटर्स होते हैं ना, बहुत सारे डेटर्स होते हैं। जैसे हमने बिजनेस ने माल बेचा होगा दानिश को, आमिर को, आदिल को, अरहान को, किसी को भी, साइमा को, किसी को भी, जितनों को इसने माल बेचा ना उधारी पे, वो इसके डेटर्स बने। अब हमें नामों के साथ कुछ नहीं करना, हमें बोला है टोटल डेटर्स बिजनेस के 55,000 है। इन डेटर्स में एक बंदा है जिसका नाम दानिश है, वो भी, उसने भी बिजनेस से उधारी की है 5,000 की, मींस वो पेमेंट करेगा, उसको पेमेंट करनी है बिजनेस को 5,000 की। मगर क्या हुआ, दानिश डेट्स इज टू बी रिटन ऑफ एज बैड डेट। हुआ क्या है कि ये दानिश, इसने गड़बड़ी की है, ये रोज़ रोज़ बोलता था मैं दूंगा, फिर नहीं देता था, तो हमने बोला नहीं ये तो देगा नहीं, ये तो बैड डेट्स हो गए, मींस ये पैसा हमसे रिकवर नहीं होगा, ये पैसा बिजनेस से रिकवर नहीं होगा क्योंकि बंदा आगे ठीक नहीं है जिसको सेल की थी। उसके बाद क्या है, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज देन टू बी क्रिएटेड एट 4% ऑफ द रिमेनिंग डेटर्स बैलेंस। आपको बोला गया है कि आपको फिर क्रिएट करना है 4% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखिए, एक तो ये बैड डेट हो गया, दानिश बैड डेट हो गया है, इसने पैसे हमारे खाए, इसने बिजनेस के पैसे खाए। उसके बाद बिजनेस को लगता है कुछ बंदे ऐसे हैं जिन पे बिजनेस को शक हो रहा है कि वो भी शायद आइंदा आने वालों दिनों में या इन द नेक्स्ट मंथ वो पैसे नहीं देंगे। बिजनेस को पहले ही शक हो रहा है क्योंकि वो भी टाल मटोल कर रहे हैं, कल देंगे परसों देंगे। तो बिजनेस बोलता है मैं पहले 4% का प्रोविजन बनाऊंगा फॉर डाउटफुल डेटर्स। जो रिमेनिंग बैलेंस है ना उस पे भी 4% का अमाउंट है ना, उस पे बिजनेस को शक हो रहा है ये लोग भी पैसे खाएंगे। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया व्हाट विल बी द फिगर ऑफ नेट डेटर्स इन द बैलेंस शीट। आपको बोला है अगर हमें बैलेंस शीट में डेटर, आपको बैलेंस शीट बनानी नहीं है, आपको बोला गया अगर हमें नेट डेटर्स को बैलेंस शीट में रखना होगा तो किस अमाउंट पे रखेंगे, तो वो किस अमाउंट पे होता है। आपको पता है अगर हमें बैलेंस शीट की फिगर बैलेंस शीट से अगर हमें नेट डेटर्स की फिगर बैलेंस शीट में दिखानी होगी, आपको पता है वो कौन सी फिगर होती हैं, वो होती है जो हमारे टोटल डेटर्स हो, हाँ। उसके बाद होता है हमारा माइनस बैड डेट्स माइनस होते हैं। उसके बाद होता है माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फिर जो फिगर आती हैं वो होती हैं बैलेंस शीट की फिगर, वो होती है नेट डेटर्स की फिगर वही होती हैं क्योंकि वही तो नेट बचे ना जो हमें आप पैसे देंगे। अब आप यहाँ देखिए हमारे टोटल डेटर्स कितने थे, 55,000। आया समझ में, आई मीन से 55,000 या। उसके बाद बोलते हैं इस पे हमारा बैड डेट हुआ है 5,000 दानिश का, तो वो लेस करेंगे, 5,000 को हम लेस करेंगे। उसके बाद बोलते हैं जो उसके बाद बचा रिमेनिंग डेटर्स, इसने बात की है, बचा क्या, 55,000 हमारे पास डेटर्स थे, उसमें क्या हुआ 5,000 दानिश ने खाए, वो माइनस किया, जो बचा उस पे हमें 4% का प्रोविजन क्रिएट करना है, 4%। आप मुझे बोले 55,000 को जब माइनस करेंगे 5,000 वो क्या आएगा, वो आएगा 50,000। अब हमें 50,000, अब जो ये 50,000 बचा ना, इसी का हमें 4% क्रिएट करना है प्रोविजन, इसी का हमें 4% करना है क्रिएट प्रोविजन। तो आप 50,000 पे 4% निकालें, वो निकलता है 2,000, यानी कि जो प्रोविजन हम क्रिएट करेंगे ना 50,000 पे 4% का प्रोविजन जो हम क्रिएट करेंगे ना जो आता है 2,000, वो हम इसको माइनस करेंगे। अब टोटल में हमारे नेट डेटर्स फिर बचे कितने, देखिए कितने बचे, 55,000 माइनस 5,000 माइनस 2,000, वो आता है 50
वो आता है, आप फिर से देखिए 55,000 को जो माइनस करेंगे ना 5,000 वो आता है 50,000, 50,000 को जो माइनस करेंगे 2,000 वो आता है 48,000। सो हमारे नेट डेटर्स का अमाउंट होगा 48,000। 48,000 इज द राइट आंसर। आप जाने डेटर्स को हमने माइनस किया बैड डेट्स, बैड डेट्स पे जो अमाउंट बचा उस पे 4% का प्रोविजन माइनस किया, वहाँ पे नेट डेटर्स की फिगर आएगी। आया समझ में? तो 48,000 इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए पूछा गया है विच अपीयर्स इन बैलेंस शीट, इसमें से बैलेंस शीट में क्या अपीयर होगा। नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आप देखेंगे ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये तो आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, तो खाली और खाली कैपिटल एक्सपेंडिचर जाएगा बैलेंस शीट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, वो खर्चा होता है जिसको हम करेंगे, जिस एक्सपेंडिचर को उठाएंगे ताकि हमें बहुत साल, एक से ज़्यादा सालों में उसका फ़ायदा आ जाए। हमने मशीनरी ली, वो हमें 40 इयर्स फ़ायदा देगी, ये मशीनरी का अमाउंट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता है, जो इस पे पैसा लगा हमें। सो बैलेंस शीट का अमाउंट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ द राइट आंसर। यहाँ देखिए आपसे पूछा गया है व्हाट डज नॉट रिड्यूस द ओनर्स कैपिटल, कौन सी चीज़ है जो ओनर्स की कैपिटल को रिड्यूस नहीं करेगी, लेस नहीं करेगी। नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, बिजनेस एक्सपेंस आर पेड यूजिंग पर्सनल चेक, जो लेस नहीं करेगी, आपको पूछा गया है जो लेस नहीं करेगी, आप ख्याल रखें लेस करेगी नहीं, आपको पूछा गया जो लेस नहीं करेगी। विल नॉट रिड्यूस या डज नॉट रिड्यूस, विल नॉट रिड्यूस, नॉट रिड्यूस। पहली ऑप्शन है आपके पास बिजनेस एक्सपेंस आर पेड यूजिंग पर्सनल चेक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट, गुड्स टेकन फ्रॉम द इन्वेंट्री स्टॉक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल एक्सपेंस आर पेड यूजिंग बिजनेस कैश। अगर हम पहली ऑप्शन देखेंगे ना, बिजनेस एक्सपेंस इसने पे किए हैं, किसने? ओनर ने बिजनेस एक्सपेंस पे किए हैं, लेकिन किससे? पर्सनल चेक से। ऐसे समझाऊंगी, बिजनेस का एक्सपेंस होना था, बिजनेस का एक्सपेंस होना था। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस को सैलरी देनी है 50,000 की, आया समझ में? लेकिन बिजनेस के पास इस टाइम पैसे नहीं है, हमें अवेलेबिलिटी ऑफ कैश नहीं है। ओनर ने क्या किया, ये घर गया, क्या गया? एक तो इसको घर का खाता होता है, घर में जो एक्सपेंस लगे वो अलग होता है, बिजनेस और ओनर अलग होता है। हमारा पहला ही कंसेप्ट बोलता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस अलग है ओनर अलग है। यहाँ पे मसला क्या हुआ है, खर्चा बिजनेस का है, खर्चा बिजनेस का है, लेकिन ओनर ने क्या बोला, इसने बोला चलो इस टाइम बिजनेस को पैसे नहीं है, मैं घर से ही पैसे लाता हूँ। ये गया घर, घर से इसने पैसे लाए, चेक लाई, पर्सनल चेक ना, अपना जो खाता था पर्सनल वाला, पर्सनल वाला बैंक अकाउंट जो बिजनेस के साथ डील नहीं करता, इसने उसी से चेक उठाई और बिजनेस की पेमेंट की, इस कैश की, इस एक्सपेंस की, सैलरी एक्सपेंस, बिजनेस का जो एक्सपेंस था ना वो ओनर ने घर से लाया, उसकी पेमेंट की। आप मुझे बोले जो इसने ये घर से पैसा लाया, इससे इसका कैपिटल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? ओब्वियसली अगर बिजनेस इसको ये पे भी नहीं करेगा, ये सीधे इसके कैपिटल अकाउंट को एज एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऐड होगा, एज एन एडिशनल कैपिटल ऐड होगा कि ओनर ने इतना पैसा फिर से बिजनेस में लगाया क्योंकि इसने बिजनेस का ही एक्सपेंस पे किया। सो पहली ऑप्शन इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस था, बिजनेस का एक्सपेंस था, वो पर्सनल पेमेंट की इसने, पर्सनल बैंक अकाउंट से इसने पेमेंट की, पर्सनल, आप समझते हैं ना, पर्सनल और बिजनेस ये अलग अलग होते हैं। अब जब इसने पर्सनल घर से ही इसको पेमेंट की, अपने बैंक अकाउंट से बिजनेस के एक्सपेंस की पेमेंट की, ये इसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा, बिजनेस इसको ट्रेड करेगा, ये मेरी लायबिलिटी है कैपिटल की, ये इसके कैपिटल अमाउंट को ऐड हो जाएगा। यही पूछा गया है कौन रिड्यूस नहीं करेगा, ये रिड्यूस नहीं करेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आया आपको समझ में? अगर आप इन ऑप्शंस पे जाएंगे ना, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट,
कैश इसने विड्रॉ किया है, कैश विड्रॉन मीन्स इसने ड्राइंग्स की हैं, शॉर्ट में ये सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। इसने ड्राइंग्स की हैं, बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकाला है और उसे एज अ ड्राइंग्स लिया है। ड्राइंग्स क्या होता है, ये ओनर के कैपिटल अकाउंट को लेस होता है, इससे ओनर की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, तो ये तो नहीं आएगा। गुड्स टेकन फ्रॉम इन्वेंट्री स्टॉक फॉर पर्सनल यूज़, इसने फिर से ड्राइंग्स लगाई हैं, लेकिन क्या लिए हैं, इसने कैश फॉर्म में नहीं लिए, इसने गुड्स लिए हैं, घर के लिए, बिजनेस से निकाले, ये भी इसकी कैपिटल को डिक्रीज करेगा। ये नहीं पूछा है हमें क्वेश्चन है। पर्सनल एक्सपेंस आर पेड यूजिंग बिजनेस कैश, यहाँ पे क्या हुआ है, इसको खुद के पर्सनल एक्सपेंस थे, लेकिन इसने कैश कहाँ से लिया, बिजनेस से, यानी कि बिजनेस इसकी कैपिटल को डिक्रीज करेगा, बोलेगा कि आपने मेरा पैसा लिया, मैं आपकी कैपिटल को डिक्रीज करूँगा, ये भी डिक्रीज करेगा, ये भी डिक्रीज करेगा, ये भी डिक्रीज करेगा, लेकिन हमें पूछा गया है जो डिक्रीज नहीं करेगा। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए आप, बोला गया है एक रेस्टोरेंट है, आप पहले क्वेश्चन पढ़े, ए रेस्टोरेंट स्पेंड्स द फॉलोइंग अमाउंट्स, एक रेस्टोरेंट है, उन्होंने कुछ एक्सपेंस किए हैं, हर जगह एक्सपेंस होते हैं, रेस्टोरेंट वालों का वो अपना बिजनेस है, वो सर्व करते हैं, वहाँ पे फूड देते हैं, अब क्या करते होंगे वो, मतलब उनका ये अपना बिजनेस है, कंटिन्यूस डीलिंग्स होती है ना वहाँ पे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ किया है, क्या किया, उन्होंने कटलरी लाई है 500 की, फूड लाया है, वहाँ पे तो खाना देते हैं ना रेस्टोरेंट में, 5000 का, प्लेट्स लाए हैं 1500 के, ड्रिंक्स लाए हैं 3000 के। आपको बोला गया है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकालना है, तो वो तो निकालेंगे कैसे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट आपको नहीं, अगर आप देखेंगे ना, ये कैटलरी है ना, ये इनके लिए एक एसेट है, कैटलरी नहीं है, एक हमारा कस्टमर आया रेस्टोरेंट पे, उसने खाना खाया, उसने कैटलरी को यूज़ करा, वो कैटलरी को यूज़ करता है, खाता नहीं है, वो उसको खाएगा नहीं, वो खाएगा फूड को खाएगा, मीट को खाएगा, पानी पिएगा, जूस पिएगा, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो ये कैटलरी है ना, अगर दिन में 10 आए ना, 10 बंदे रेस्टोरेंट पे खाना खाने, एक आएगा दूसरा निकलेगा, दूसरा आएगा तीसरा निकलेगा, तो सबके लिए ये दो होते हैं, ये कैटलरीज फिर से यूज़ करते हैं, तो ये इनके लिए एक एसेट है, एक एसेट है, ये इनके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर आप देखिए, इन्होंने खाना भी लाया, वहाँ पे खाना देते हैं ना, फूड, इन्होंने फूड ग्रेन्स लाए होंगे, फिर पकाते होंगे अपने रेस्टोरेंट में, फिर देते होंगे लोगों को, लेकिन ये फूड ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब आप देखिए, ये प्लेट्स है ना, प्लेट्स, ये कोई खाएगा नहीं, ये इनके लिए हमेशा रहेंगे वहीं पे, ये एसेट्स हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप देखिए, ये ड्रिंक्स है ना, ये ड्रिंक्स पी जाएंगे, जो कस्टमर आएगा ना, वो ड्रिंक्स मतलब कुछ जूस पिएगा या सिंपल वाटर पिएगा, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनेगा, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनेगा। अब क्या बचेगा, कैटलरी और प्लेट्स, ये इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। 1500 प्लस 500, 2000 इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा, सो 2000 इज द राइट आंसर। अब आपको बोला गया है विच शुड बी रिकॉर्डेड बाय अ क्रेडिट एंट्री इन एन अकाउंट। आपको बोला गया है नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन क्रेडिट कौन सी एंट्री होगी, कौन सी एंट्री क्रेडिट होगी, अगर हम लेजर अकाउंट्स को बना रहे हैं, कौन सी एंट्री क्रेडिट होगी। अब देखेंगे, एट डिक्रीज इन कैपिटल, अगर कैपिटल डिक्रीज होता है ना, तो वो कैपिटल अकाउंट डेबिट जाता है, क्योंकि उसका अमाउंट, एक ओनर का अमाउंट, एक ओनर की कैपिटल वो डिक्रीज हो रही है बिजनेस से, तो वो डेबिट जाता है उस टाइम। एट डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ये सेम केस है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो, कैपिटल डिक्रीज हो, ये डेबिट होते हैं। एन इंक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। आपको आया समझ में, लाइबिलिटीज या कैपिटल डिक्रीज हो वो डेबिट जाते हैं, एसेट इंक्रीज हो तो वो डेबिट जाता है। अब चौथी ऑप्शन क्या है, एन इंक्रीज इन कैपिटल, अगर हमारी कैपिटल इंक्रीज हुई तो वो क्रेडिट जाएगी, तो वो क्रेडिट जाएगी। यही तो पूछा गया है ना, कि अगर
कौन सी इनमें से एंट्री है जो क्रेडिट जाएगी? सो द राइट आंसर इज एन इंक्रीज इन कैपिटल, यही क्रेडिट जाएगा। जब कैपिटल इंक्रीज होगा वो उसमें कैपिटल बढ़ेगा उसके अकाउंट में, वो क्रेडिट जाएगा। यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन पूछा गया है, मिस्टर अली प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ हिज फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स कॉस्ट ₹14,000, अमाउंट ओइंग बाय कस्टमर ₹1250, अमाउंट ओइंग टू सप्लायर्स 850, इन्वेंट्री 1875, बैंक ओवरड्राफ्ट 365, व्हाट्स अलीज कैपिटल? आपको अली की कैपिटल निकालनी है, क्वेश्चन दे के हैं आपको कैपिटल निकालनी है अली की। तो हम कैसे निकालेंगे कैपिटल को? कैपिटल अगर आप जानेंगे ना कैपिटल कैसे निकालते हैं, कैपिटल निकालते हैं आराम से आपको देखना है। कैपिटल निकालते हैं टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। अब आप देखें, आपको बोला गया हमें तो कैपिटल निकालनी है। नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू इतनी है। नॉन करंट एसेट्स का दूसरा नाम होता है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, नॉन करंट एसेट्स होता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का दूसरा नाम है करंट, से फिक्स्ड एसेट्स का दूसरा नाम है नॉन करंट एसेट्स। तो हम लेंगे पहले टोटल एसेट्स। एसेट्स में आएगा ये नॉन करंट एसेट भी कितना है, 14,000 आया। तो और देखेंगे कोई एसेट मत ना है। अमाउंट ओइंग बाय कस्टमर्स, ये हमारे डेटर्स हैं, जो बिजनेस को पेमेंट करेंगे आइंदा आने वाले वक्त, मतलब टाइम में, आने वाले महीनों में, डेज में, ये हमारे डेटर्स हैं जिनको बिजनेस को पेमेंट करनी है। तो ये हमारे करंट एसेट्स बन गए। इसको फिर से करंट एसेट्स में ऐड करेंगे, 1 2, इसको फिर से एसेट्स में ऐड करेंगे। तो 14,000 एक तो हमारा फिक्स्ड एसेट था, अब करंट एसेट आया 1250 किया वो ऐड। अब लाइबिलिटीज़ का देखेंगे, इसने बोला है हम बिजनेस वाले सप्लायर्स को पेमेंट करनी है 850, मीन्स हमने उधारी लिया है रॉ मटेरियल सप्लायर से 850 का। तो हमें टोटल लाइबिलिटीज़ को तो माइनस करना है, माइनस छोड़ेंगे यहाँ पे, पहले टोटल लाइबिलिटीज़ देखेंगे कितनी है। 850 तो लाइबिलिटी आ गई पहली 850। फिर इसने बोला है हमारे पास इन्वेंट्री है 1875 की, 1875 की, वो कहाँ पे ऐड होगी, वो यहाँ पे टोटल एसेट्स में 1875 ऐड होगी। फिर बोला है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट होता है कर्जा, मतलब वो हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, बैंक से हमने ज़्यादा पैसा लिया है तो वो हम पे कर्जा है, तो उसको टोटल लाइबिलिटीज़ में डालेंगे। 365 टोटल लाइबिलिटीज़ में आएगा। तो अब हमारे पास यहाँ देखिए आप यहाँ देखें, अभी हमने लिया, पहले हमें कैपिटल निकालनी है, वो किसके बराबर है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। तो टोटल एसेट्स में हमारा आया पहली फिक्स्ड एसेट, फिर आया करंट एसेट डेटर्स, फिर है ये इन्वेंट्री, आया समझ में। टोटल लाइबिलिटीज़ में है ये 850 सप्लायर्स का और है बैंक ओवरड्राफ्ट का 365। अब हम पहले टोटल एसेट्स का ऐड करेंगे। टोटल एसेट्स कितने हैं, देखो कितने हैं, 14,000 प्लस करेंगे 1250 प्लस करेंगे 1875। तो टोटल एसेट्स हमारे पास है 17125, रखा आपने याद। तो अब देखेंगे टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी बनती हैं। टोटल लाइबिलिटीज़ बनती हैं 850 प्लस 365, वो आता है 1215। 1215 हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं और 17125 हमारे पास एसेट्स हैं। अब कैपिटल किसके बराबर है, कैपिटल है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। आप कीजिए 17,000 जो हमारे एसेट्स हैं, 17,125, इसको लेस करेंगे 1215, 1215 रुपये से लेस करेंगे, वहाँ पे आता है 15910 हमारा कैपिटल निकलेगा। 15910 हमारा कैपिटल निकलेगा। तो देखते हैं कहाँ पे ये ऑप्शन है,
दिस इज द राइट आंसर. 15910 इज द राइट आंसर. यहाँ देखिए आप, ए कंपनी परचेज अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम. एक कंपनी ने नया कंप्यूटर सिस्टम मतलब लाया है. उसमें क्या हुआ है फिर? व्हाट वुड बी रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसमें से आपको बोला है हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको रिकॉर्ड करेंगे? कंप्यूटर हार्डवेयर को, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, इंक कार्टेजेस को, इंजेक्ट प्रिंटर्स को. अगर आप देखेंगे ना, कंप्यूटर हार्डवेयर ये तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये दोनों इकट्ठे ही होते हैं, ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा. इंजेक्ट प्रिंटर्स, प्रिंटर क्या होता है? वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है, वो सालों साल चलता है. तो इससे क्या होगा? ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा. अब जो ये इंक है ना, इंक ये हमें 2 दिन 3 दिन 10 दिन के बाद हर रोज़ ख़त्म हो जाएगी, फिर हमें नई लानी पड़ती हैं. तो यही हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनेगा. आपको यही पूछा गया कि इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है. सो इंक कार्टेज इज द राइट आंसर. यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ कैन परचेज बी कैलकुलेटेड. परचेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अगर हमें परचेज को कैलकुलेट करना होगा फॉर्मूला से, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस माइनस ओपनिंग एंट्री, ये तो नहीं है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग एंट्री, ये तो नहीं है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये भी तो नहीं है. अब ये वाली ऑप्शन देखते हैं. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री इज द राइट आंसर. ये ऐसे हैं, परचेजेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, अगर उसको ऐड करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री, तो वो हमारा परचेजेस निकलेगा, वो हमारा परचेजेस निकलेगा. सो सी, ये दिस इज द राइट आंसर. आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आपको एन आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक आइटम है, हैज़ बीन इनकरेक्टली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एक कैपिटल आइटम का एक्सपेंडिचर है जिसको गलती से हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिया है. व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ दिस एरर. अगर ये गलती हमारी, हमने जब अकाउंट्स बनाए, जर्नल एंट्री की, फिर लेजर्स बनाए, अगर हमने ये गलती की, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को, ये है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको ट्रीट किया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इससे क्या होगा, आगे क्या होगा? तो आप देखिए इसने क्या ऑप्शंस दी हैं. ऐसे समझाऊंगी. हमारे पास मशीनरी थी 50,000 की, लेकिन आप बोलिए ये मशीनरी किस में जाती हैं? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन हमने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिया है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसी साल डाला है, बराबर ये 50,000. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस में जाता है? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसी साल में ख़त्म हो जाता है. अब ये कैपिटल तो था, गलती होगी, इसको रेवेन्यू बनाया. अब क्या होगा? क्या एसेट्स ओवरस्टेट हो जाएंगे? आपको बोला है एसेट्स पे क्या असर पड़ेगा और प्रॉफिट ऑफ द ईयर पे क्या असर पड़ेगा. आप मुझे बोले क्या एसेट्स ज़्यादा होंगे? बिल्कुल भी नहीं, एसेट्स तो कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने मशीनरी लाई थी 50,000 की, उसको मशीनरी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रेड ही नहीं किया, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेड किया. मींस हमारे एसेट्स तो बड़े कहाँ बड़े होंगे, क्योंकि हमने उसको पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला, वहाँ से कैसे दिखाएंगे हमारे एसेट्स बड़े? ओवरस्टेटेड फिर से देखें, ये तो नहीं होगा. अंडरस्टेटेड होगा, क्योंकि हमने मशीनरी को एज अ फिक्स्ड एसेट नहीं लिया है, हमने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिया है. हमारे एसेट्स तो कम हो जाएंगे, ये तो सच है. असल में हमारे एसेट्स तो बढ़ने थे, लेकिन हमने गलती की है, इसलिए हमारे एसेट्स बढ़ेंगे नहीं, ये आएगा. नीचे भी अंडरस्टेटेड है, ये भी आएगा.
अब देखेंगे यहाँ से कौन सा इसका करेक्ट मैच होता है प्रॉफिट का, वही एक आंसर होगा। एसेट्स तो अंडरस्टेट हो जाएंगे, मीन्स वो हम कम दिखाएंगे, अंडरस्टेट वाला उनका इफेक्ट आ जाएगा। प्रॉफिट को क्या होगा, आप मुझे बोलिए, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना रहे हैं, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना रहे हैं। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया था 5 लाख, कितना आया था 5 लाख। अब इसको हमने एक्सपेंस किए लेस, जितने भी किए, लेकिन ये मशीनरी का एक्सपेंस इसको लेस नहीं होता 50,000। हमने इसको, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लेकिन हमने गलती से इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला, हमें ख्याल ही नहीं रहा, हमने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिया। हमने इसको ये मशीनरी पूरा माइनस किया 50,000, वहाँ पे क्या निकलेगा 4,50,000। हमारा कम प्रॉफिट आएगा, हालांकि हमें इससे ज़्यादा प्रॉफिट था। कम कैसे आया, हमने मशीनरी को ही रेवेन्यू एक्सपेंस लिया, इसीलिए हमारा प्रॉफिट भी इस साल डिक्रीज होगा, हमारे एसेट्स भी डिक्रीज होंगे। तो आप देखिए, ओवरस्टेट होगा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, नहीं, अंडरस्टेट तो होगा, लेकिन ये वाली ऑप्शन एसेट्स के साथ मैच नहीं होती। एसेट्स तो अंडरस्टेट हो जाएंगे, प्रॉफिट भी अंडरस्टेट हो जाएगा। अब देखते हैं कहाँ पे अंडरस्टेट और अंडरस्टेट मिलता है। ओवरस्टेट ये तो नहीं आएगा, अंडरस्टेट ये तो आएगा, लेकिन यहाँ से ओवरस्टेटेड है, मीन्स ये इसकी वजह से एलिमिनेट हो रहा है। अंडरस्टेट बिल्कुल यहाँ पे मिल रहा है। सो ये दिस इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। आप समझे कैसे? फिर से एक बार बोलूँगी, एसेट हमने ख़रीदा था, लेकिन हम उसको एसेट नहीं ले रहे हैं इस टाइम, हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले रहे हैं, गलती हो गई है, तो इससे हमारे एसेट्स डिक्रीज़ हो जाएंगे। अब जब एसेट को ही हमने ट्रीट किया, ये एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट भी डिक्रीज़ हो जाएगा, ये अंडरस्टेट हो जाएंगे दोनों। सो दिस इज़ द राइट आंसर। आया आपको समझ में? सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग। थैंक यू।